Dear students, friends of class 12th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए थोड़ा और मैथ्स पढ़ा जाए, थोड़ा और सी स्टडी की जाए मैथ्स से रिलेटेड। और हम लोग ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक के 4 लेक्चर्स को अपलोड कर चुके हैं। सो आज हम लोग वेक्टर टॉपिक के 5th लेक्चर में पहुंच गए। सो ये हमारा 5th लेक्चर है वेक्टर से रिलेटेड, और इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को चूज किया है। अगर मैं वेक्टर्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक वेक्टर एल्जेब्रा का वो पोर्शन है, द होल इज ए वेक्टर एल्जेब्रा, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ना नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ते हम लोग। सो एक पार्ट जो मेरा वेक्टर एल्जेब्रा है को मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से को मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ हम एक वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना, ये सब सीखते हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट को। सो लेट अस स्टार्ट वेक्टर लेक्चर नंबर 5, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट वी मीन बाय एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नाउ यू सी ऑन योर स्क्रीन, सपोज टू वेक्टर्स आर गिवन। यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 वेक्टर्स नजर आ रहे होंगे। क्योंकि एरो थोड़ा छोटा है तो मैं बड़ा कर दूं इसको। क्या ये सपोज हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी इवन इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग वेक्टर नहीं है, थोड़ा दूर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करके हम उसको इंटरसेक्टिंग पे ला सकते हैं, है ना। उनको एक दूसरे के नजदीक लेके आएंगे और वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक प्लेन पे और कोलिनियर नहीं है तो इंटरसेक्ट करना ही है। दूसरा एक स्पेस का केस हो गया, तो स्पेस के केस में भी वेक्टर्स को जब हम एक प्लेन पे लेके आएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ना। इंटरसेक्ट करने में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक नहीं, हमारे पास कई सारे एंगल बन रहा है ना। हमारे पास बहुत सारे एंगल बन रहा है, जिसमें अगर इसको मैं θ1 बोल देता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ, तो ये θ1 ये तो इक्वली होगा, ये थीटा होगा। अब θ1 और थीटा में, क्योंकि θ1 दो जगह बन रहा है, थीटा दो जगह बन रहा है, तो मैं थीटा और θ1 में जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझे जरा। सी अगर इस पॉइंट ओ पे ध्यान से देखोगे तो जो थीटा एंगल बना रहा है उसमें पॉइंट ए से दोनों वेक्टर, बोथ द वेक्टर्स आर गोइंग अवे, ये दूर जा रहे हैं, है ना। मैं कह सकता हूं कि डाइवर्जेंट फॉर्म में। दूसरे थीटा को देखिए, दूसरे थीटा में क्या महसूस होगा कि ये दोनों वेक्टर जहां जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसकी तरफ आ रहे हैं ना, दे आर कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। लेकिन अगर हम इस θ1 वाले डायग्राम को देखेंगे तो ओ पे क्या महसूस हो रहा है, वेक्टर बी तो दूर जा रहा है लेकिन ए उसके नजदीक आ रहा है उस पॉइंट पे। θ1 को, दूसरे θ1 को देखिए ना, ए दूर जा रहा है और बी उसके नजदीक आ रहा है। सो इस θ1 को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं बोलेंगे, हम इस थीटा को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलेंगे। यानी मैं डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं कि टू वेक्टर्स के बीच में एंगल जो बनेगा वो क्या होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से दोनों वेक्टर या तो दूर जाने चाहिए, either both the vectors are going away from that point or they are coming towards that point. So either they converges or they diverges at that point. हम इस डेफिनेशन को यहां इस तरह से लिख सकते हैं कि the angle between the two vectors is the angle between their directions when these directions both converge or both diverge from their point of intersection. Okay, so now अब हम आते हैं अपने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ओके, अभी मैं स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा था, मैंने साथ में इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला है। सो इन माय नेक्स्ट लाइन आई शैल आंसर दैट ना। सो डिफाइन कैसे करते हैं, सी हियर द टू वेक्टर्स, सपोज आई हैव टू वेक्टर्स एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम। here we have vector a, suppose this is vector a, arrow is already there, लेकिन क्या कि छोटे एरो हैं तो मैं तो उसको बड़ा कर देता हूं। यहां देख लेना, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो नाउ द स्केलर प्रोडक्ट, अगर a और b टू नॉन जीरो वेक्टर्स है, why they are non zero हम अभी और देखेंगे इसको। if a and b be two non zero vectors incline at angle theta, then the scalar product of a with b is denoted by a dot b. so this is the first notation. अब नोटेशन के लिए हमने डॉट यूज किया एंड इज डिफाइंड एज द स्केलर। उसको क्या करते हैं, एक स्केलर के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज
वो कैसा स्केलर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस. नाउ ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर स्केलर, सो दैट मीन द आंसर इज स्केलर. दैट मीन टू वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है ना, और हमारा आंसर क्या आ रहा है? स्केलर में आ रहा है. तो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. अभी क्योंकि हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी से जब डील करते हैं तो ज़्यादा ये इसकी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हम तो वेक्टर्स के एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं. तो उस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं लिया है ये. जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आप फिजिक्स से याद करेंगे, जब आप क्या करते हैं, मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, वहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, दोनों वेक्टर क्वांटिटी. और जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तब भी क्या करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही को ही मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन एक केस में वर्क डन का स्केलर क्वांटिटी है और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. दैट मीन दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई किया है, लेकिन एक में आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है और एक में वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीन बोथ दीज मल्टीप्लिकेशंस आर डिफरेंट, तभी तो भाई आंसर डिफरेंट आए हैं. तो उसी में से जब हमें स्केलर क्वांटिटी आंसर मिलता है, यानी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. और उस स्केलर वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डॉट को यूज किया है, एंड दैट इज द रीजन कि वी ऑल्सो कॉल इट डॉट प्रोडक्ट. सो इसका मतलब अगर वेक्टर ए और बी है, तो अगर हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर स्केलर आने वाला है. और वो आंसर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा. अब इस डेफिनेशन के अंदर एक और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि हम क्यों इसको नॉन जीरो वेक्टर्स बोल रहे हैं. सिंपल वन, अगर ए बी में से कोई भी एक जीरो हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिंपल जीरो हो जाएगा. तब तो उस केस में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. क्योंकि हम जब उसका मैग्नीट्यूड जिस जो जीरो है, जैसे उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन में आएगा वो सबको जीरो बना के रख देगा. और जब उसने सबको जीरो बना दिया तो आगे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन में, हम दोनों वेक्टर्स को नॉन जीरो वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कि अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में हो तब क्या होगा. डेफिनेशन तो मैंने पढ़ लिया, अब कंपोनेंट फॉर्म से मेरा मतलब क्या है. सपोज एक वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए, और वो ऐसे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है a1i प्लस b1j प्लस c1k. और एक दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है वेक्टर b, जिसको हमने लिख दिया a2, क्योंकि b1 तो ऑलरेडी यूज किया हमने, b1 a2i प्लस b2j प्लस c2k. जैसे ये दो वेक्टर्स लिखे हुए और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तब क्या आंसर लिखेंगे? तो लिखेंगे तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है. तो इसलिए क्या करते हैं, हम कुछ और कैलकुलेशन करते हैं. सी, अगर i का डॉट आई कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 ना कॉस. अब जब दोनों आई है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? क्योंकि दोनों तो सेम है ना, तो एंगल जीरो होना चाहिए, और कॉस 0 1 आता है. दैट मीन आई डॉट आई 1 आ गया. सो सिमिलरली अगर j डॉट जे या k डॉट के कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि उसमें भी तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, उनके मैग्नीट्यूड 1 1 और साथ में उनके बीच का एंगल 0. लेकिन अगर आप i के साथ j का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस. अब i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आंसर 0. तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे या k का क्या करेंगे i के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा. यानी जब भी कंपोनेंट में हम i j k की बात करेंगे तो अगर वो एक जैसे हैं, यानी i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर 1 होगा. लेकिन अगर वो दोनों डिफरेंट है, यानी i का j के साथ या j का k के साथ या k का i के साथ, तो आंसर 0 आने वाला है. अभी क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यूज करिए. मतलब i डॉट आई को 1, j डॉट जे को 1, k डॉट k को 1, रेस्ट को 0 पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर देखने बन जाएगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. Whenever you are multiplying two vectors in component form, it becomes so simple and you don't need the angle there. वहां तो बस क्या करना है,
आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करके रख देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखा है। अब सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं कि ए डॉट बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, आई का कॉम्पोनेंट 1, यहाँ आई का कॉम्पोनेंट 4, तो 4 इंटू 1 4, -2 -4, सो माइनस माइनस प्लस का 8 और 1 और 7, 7 1 जा 7, कितना हो गया 7 4 11 और 8 19। तो हमारा आंसर ए डॉट ए, सिंपली हमारा आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, ये यानी जब हम ए डॉट ए कैलकुलेट करेंगे सो आंसर हमारा क्या बन गया, द सिंपल आंसर इज 19। सो ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म में। इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म देन हाउ टू मल्टीप्लाई दोज गिवन वेक्टर्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और होता है तो ये इस डॉट प्रोडक्ट को हम मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद कि एक वेक्टर है हमारे पास। लेट दिस इज द वेक्टर, वेक्टर ए है, लेट इट बी, लेट अस कंसीडर इट वेक्टर ए। और सी अगेन, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम क्या करते हैं, ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पी क्यू पॉइंट होगा, इस पी क्यू पॉइंट को क्या बोलेंगे, है ना, पी क्यू को क्या बोलेंगे। सो दिस पी क्यू, है ना, इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए। Projection of A in the direction of PQ, in the डायरेक्शन ऑफ PQ, राइट। अभी मैं इसका मीनिंग पे आने वाला हूं, है ना। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे सो लेट इट बी थीटा। अगर ये थीटा हो जाए तो ये जो PQ है यही ना है, चलो ये इसको थोड़ा भी mn ले लेते हैं, राइट, mn में लिख लेता हूं। सो नाउ यू सी कि mn को अगर मैग्नीट्यूड a से डिवाइड कर दिया जाए तो cos थीटा आएगा। यानी सिंपल यहां पर mn जो PQ के इक्वल है उसको हम a इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं। सो a cos थीटा क्या है, a का PQ के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, राइट। ओके, सो अब जरा हम अपने वेक्टर्स पे आते हैं। नाउ हियर वी हैव द टू वेक्टर्स। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं। हियर वी हैव वेक्टर a, अभी जो पहली वाली कंडीशन थी। नाउ आई हैव वेक्टर b एंड लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो नाउ सेम प्रोजेक्शन वाली कंडीशंस के लिए हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो लेट इट बी o, इसको मैं m लिख देता हूं, ठीक है। यहां इसका एंड पॉइंट a कर देते हैं, यहां एंड पॉइंट b कर देते हैं। ओके, नाउ यू सी दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखना है। सो इस डायग्राम में OM कितना हो जाएगा, OM कितना होगा, है ना। OM अगर लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, इज इट नॉट ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड cos थीटा होगा OM। या इवन अगर हम परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करते हैं और लेट इट बी n, सो अगर हम ON को कैलकुलेट करने जाएंगे तो ON वेक्टर a cos थीटा आएगा। इसको थोड़ा समझ लेना है ठीक से, है ना। ON को वेक्टर a cos थीटा। नाउ व्हाट इज a डॉट b, a डॉट b क्या होता है, जब हम a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं कैलकुलेट, तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, साथ में cos थीटा। अभी आते हैं, हमने इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a और b cos थीटा को हम OM लिख सकते हैं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, b को रहने देते हैं और ON ले लेते हैं, यानी ON और साथ में वेक्टर b। चलिए पहले इस पे आते हैं। वेक्टर a OM है क्या, OM क्या है, b का a की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, है ना, b का a की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। सो नाउ व्हाट इज दिस a डॉट b, यहां पर a डॉट b यानी a डॉट b कैसे डिफाइन हो रहा है, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो व्हेनेवर वी सेज कि a एंड b आर द टू वेक्टर्स, अगर a और b टू वेक्टर्स हैं, सो हाउ वी डिफाइन देम, हम उन वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, कि मतलब उसके डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। समवन इज कॉलिंग मी, आई थिंक ना, सम, ओके, सो लेट अस लीव दैट कॉल ना। पहले हम लोग अपने क्या करते हैं, स्टडी पे फोकस करते हैं। वो कॉल क्या होगा, एक बार पूरा बजने का बंद हो जाएगा,
थोड़ी देर की डिस्टर्बेंस होगी जब तक कि वो कॉल बजता है ना। दोबारा कॉल करेगा तब उठाएंगे। अभी हम टॉपिक पे आते हैं सिंपली ना। कई बार क्या होता है कि ना मैं भी अपने मोबाइल को म्यूट करना भूल गया और इसलिए ये आपको रिंग टोन डिस्टर्ब कर रही हुई यहाँ पे। ओके, मैं वापस आता हूँ तो वापस क्या करेंगे कि व्हाट दिस ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी को हम कैसे कह रहे हैं? हम यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और साथ में उसके साथ ओ एम को मल्टीप्लाई करना है, राइट ना। यानी हमने ए डॉट बी की कैलकुलेशन कैसे की? हमने वेक्टर ए ले लिया और हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है किसका? हमने ओ एम प्रोजेक्शन ले लिया है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया हम लोग लगता है। ओके, सो कैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? ए का मैग्नीट्यूड यानी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का पहले की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, दोनों ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहां से हम OM को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे ना। OM है क्या? दोबारा समझिए, OM क्या है? बी का ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ना, बी का ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? ए डॉट बी को अगर हम ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी जिसकी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां ओ एन को लिखेंगे, ओ एन हो जाएगा ए डॉट बी बाय, और ओ एन क्या है? ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में, यानी जिसकी डायरेक्शन में होगा, इतना याद रखना है, उसको डिनोमीटर में पुट कर देना, वो डिनोमीटर में आ जाएगा। सो ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रिटेशन निकला? ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन का यूज होता है कि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को हम एक का प्रोजेक्शन दूसरे के डायरेक्शन में और दूसरे के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो I can define like this: the scalar product of two vectors is the product of modulus of either vector and the projection of other in its direction. Okay, so this we can define, we can give the geometrical interpretation of this. Okay, चलिए और थोड़ा आगे आते हैं। So ये हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया ना, प्रोजेक्शन ऑफ B on A। सिमिलरली हियर इज ए फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी वहां से हमने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिया है। सी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे ना फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए वेयर ए बी सी इज देयर। यानी क्या करना है हमें? बी सी का प्रोजेक्शन ए पे कैलकुलेट करना है, तो बी प्लस सी को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अब बी और सी को ऐड करने जा रहे हैं, तो 1 + 2 3 हो गया, 2 माइनस प्लस आ गया, -2 प्लस का। बस क्या ध्यान रखना है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, जिसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, जिसकी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन वाला कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है इसका, रिक्वायर्ड आंसर वो क्या हो जाएगा? यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके? ए के साथ। और डिवीजन में हमें ए पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, बस उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड में ले आइए। तो ये रहा बी प्लस सी और ये रहा ए, डॉट प्रोडक्ट 3 × 2 6 -2 × 1 -2 -2 × 2 माइनस का 4। ओहो, आंसर 0 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन चलिए क्वेश्चन को तो पूरा कर ही देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्शन 0 आ गया। प्रोजेक्शन 0 कब होगा? जब वो कोलिनियर होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक ही जगह पे आ गए। सी, अगर ये वेक्टर ये प्रोजेक्शन में कैलकुलेट किया था और ये 0 कब होगा? जब ये पॉइंट नीचे लाई कर जाएगा। ओके, लेट अस सी फर्दर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हम इसको भी बहुत सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि ए डॉट बी को अब स्टडी किया हमने, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये फॉर्मूला हमारा टू वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज हो जाएगा। और अनदर इंटरेस्टिंग, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस तो 0 हो गया, है ना, कॉस 90 0 होता है। और जब यहां पर आप 0 पुट करेंगे तो ए डॉट बी
जीरो आ जाएगा. In that case, A dot B become zero. That means condition for two vectors to be perpendicular is their dot product is zero. जब भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. दूसरा एक और केस हो सकता है. इसका कन्वर्स ऐसे शायद नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कन्वर्स के लिए सपोज करिए कि कहा जाए कि A डॉट B जीरो है, तो क्या हो सकता है, A जीरो वेक्टर हो सकता है, B और B जीरो वेक्टर हो सकता है, और दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं. इन तीनों ही केसेस में डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा. अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है तब तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही है, एंगल कुछ भी हो. लेकिन अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तब डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. और जब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑर्थोगोनल भी. सपोज अगर ऐसे लिखा है कि वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इन दैट केस व्हाट आई विल से, तब मैं क्या बोलूंगा, अगर इफ आई से कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब वो एक दूसरे के सिंपली परपेंडिकुलर है. ओके, नाउ यू सी हियर इज अ फॉर्मूला. cos थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, अगर आपको cos थीटा कैलकुलेट करना है. एंड सिमिलरली हम लोग ये हमने परपेंडिकुलरली कंडीशन लिख दिया है. cos थीटा इज a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, एंड टू वेक्टर्स a एंड b आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ a डॉट b इक्वल टू 0. हम यहां पर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले सकते हैं. जैसे ये एंगल्स के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. जैसे क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन शो दैट वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b आर ऑर्थोगोनल. तो क्या करेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत. तो दोनों को ऐड कर दें. 516 पूरा लिख नहीं रहे हैं, सीधे ऐड कर रहे हैं, सामने नजर आ ही रहा है. माइनस जे प्लस का 3, तो प्लस का 2j हो जाएगा, माइनस का 3k, माइनस का 5k, माइनस का 8k हो गया. चलिए दोनों को माइनस भी कर दीजिए लगे हाथ, a माइनस बी. ध्यान रखना कि a में से b को माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा. -1 में से -3 को माइनस का 4 आएगा, और -3 प्लस का 5 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 5. क्या कहा इसने, ऑर्थोगोनल चेक करना है. तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का a माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है. तो पता ही डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, i को i के साथ, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. Since the answer is 0, so therefore vectors are orthogonal. नहीं, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में, कि फाइंड लैम्डा. लैम्डा कैलकुलेट करा देगा आपसे और कहेगा कि भाई ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है. तो हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे कि a डॉट बी 0 होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे. जैसे यहां लैम्डा इंटू 4, 4 लैम्डा, 2 इंटू 9 माइनस का 18, और ये हो जाएगा प्लस का 2k, प्लस का 2k. क्या कर दें, 0 पुट कर दें, k नहीं, k क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए ना, 2 इंटू 1. ओके, सो कितना आ गया, 4 लैम्डा इक्वल टू 16, सो लैम्डा इक्वल टू 4. सो वेन एवर लैम्डा इज इक्वल टू 4, वेक्टर्स आर सिंपली परपेंडिकुलर. सी अगेन, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपको जैसे आपको एक वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कैलकुलेट करा देगा. आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं. दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक एक नंबर के 3 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद दो वेक्टर को सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. हाँ, लेकिन ये हमारा बेस भी तैयार हो रहा है हमारी 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, और साथ में जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए. क्योंकि जब तक हम बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उन क्वेश्चन पे कैसे पहुंचेंगे. ओके, चलिए एक चीज और है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो यहां पर हमने दो प्रॉपर्टी लिखी है, कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन. सी ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होता है, और ये प्रूव करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटी, वैसे भी जो स्केलर क्वांटिटी है दैट मीन रियल नंबर्स की तरह लिखे जाते हैं, और हमें पता है कि रियल नंबर्स
कम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो वहाँ से हम आसानी से प्रूव कर लेंगे। नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी को बहुत ईजिली प्रूव किया जा सकता है। तो इसको हम याद रखेंगे कि एक तो ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, और ए डॉट बी प्लस सी जो है हमारा वो ए डॉट बी प्लस होगा यहाँ पर प्लस ए डॉट सी के इक्वल होता है, और ऐसे ही बी प्लस सी डॉट ए जो है वो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के इक्वल होता है ना। एक और हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस जीरो 1 होता है, दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यानी कभी भी अगर किसी वेक्टर ए के ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है। इसको भी हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरह से याद रखेंगे। ओके, सी समथिंग और ये मैं थोड़ा सा कंपोनेंट डिस्कस करूंगा। फॉर्मूला इज ऑलरेडी देयर, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लिख दिया है। सो हम लोग एक्चुअली डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। मीनिंग क्या है, सी हियर, अगर ये दो वेक्टर्स ले लें हम लोग, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कर दिया है। ओके, ऐसे आते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है ना। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, एंड हियर इज द एंगल बिटवीन देम। ऐसे एंगल का यहाँ बहुत रूल नहीं है। ये ए पॉइंट हो गया, लेट इट बी बी, और इसको मैं एम ले लेता हूँ। ओके, सो हमें पता है ना ओ एम, वेक्टर ओ एम निकालना। वेक्टर ओ एम क्या होगा, अभी पढ़ा हमने ना। ओ एम क्या है, बी का ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे। ये ओ एम हो गया, ठीक है। अब ये ओ एम जो हमने क्वांटिटी लिखा है, ये तो वेक्टर नहीं ना है। ये क्या है, ओ एम का मैग्नीट्यूड ना। तो अगर मुझे इस ओ एम को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूं, इनिशियली आई हैव रिटन वेक्टर ना, वो थोड़ा सा गलत लिख दिया हम लोगों ने। ये ओ एम तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए लिख रहे हैं, है क्या, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी वो उस डिस्टेंस को, ओ एम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस वेक्टर ओ एम में है। और वेक्टर ओ एम कैसे लिखेंगे, अभी हमने पहले क्या किया था कि अगर मुझे कोई वेक्टर लिखना है तो क्या करना चाहिए, उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर ले लें, और उस ओ एम के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ओ एम का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है भाई, क्या है वो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ये किसकी डायरेक्शन में है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। डॉट क्रॉस कंफ्यूज कर देगा कि वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओके, ये ओ एम है किस डायरेक्शन में, ये ए की डायरेक्शन में है। तो ए की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, ये अकेला एक साथ में वेक्टर क्वांटिटी आ गया, ये नहीं स्केलर, ये वेक्टर, नाउ इट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये एक था ओ एम जिसको हमने प्रोजेक्शन कहा था, वो क्या था, स्केलर। अभी हम वेक्टर ओ एम कह रहे हैं, सो लेट अस कॉल इट कंपोनेंट। तो ये बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया। लेकिन अब अगर मुझे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, है ना, अगर मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ना हियर परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीनिंग इज इट दिस एम बी, है ना। अगर मैं एम बी पे आता हूं तो क्या होगा, है ना, अगर मुझे एम बी पे लिखना है, सो इस डायग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ एम में अगर हम प्लस कर देंगे एम बी को तो क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। इसका मतलब एम बी क्या हो गया, एम बी हो गया ओ बी माइनस ओ एम। अच्छा, ओ बी क्या है, वेक्टर बी है। ओ एम अभी हमने कैलकुलेट किया, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर और साथ में वेक्टर ए, यानी यहां ये इक्वल ना, ये माइनस साइन को इक्वलिटी आ गया है। सो नाउ अभी एम बी को मुझे डिफाइन करना है। तो अगर ये एक ऐसे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, सी है, यानी यहां क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये मैं ड्रॉ करता हूं और इसको मैं एन लेता हूं। सो नाउ इस ओ एन और बी एम इक्वली है ना। सो नाउ यू सी, अगर हम एक वेक्टर ओ एन की बात कर रहे हैं तो वेक्टर ओ एन और एम बी तो सेम है।
ना इस बी के लिए ये ए का डायरेक्शन हो गया OM, OM इज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन इस बी के लिए जब हम इधर जाएंगे ON बोलेंगे तो ON क्या है, ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर। हम यही तो कैलकुलेट कर रहे थे ना कि एक वेक्टर का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में चाहिए और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, यानी ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट OM हो गया और ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो गया वो MB हो गया। सो दीज आर द टू फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये है जब हम कंपोनेंट निकालेंगे डायरेक्शन में, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया जिसमें हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया। आई होप कि दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। यहां पर माइनस आएगा। सो अगेन अभी मे बी हो सकता है कि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं हो, लेकिन दूसरी किताबों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएगा। सो हियर इज उन फॉर्मूलों को यहां इकट्ठा कर दिया है। द कंपोनेंट्स ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर दिस एंड दिस। एक बी के डायरेक्शन में द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर टू ए। भाई ये ए का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। बी का ये ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट है और ये ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला याद कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट को के मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले जो है हमारे से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और साथ में हमने क्या किया है, हमने एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए हैं, चाहे वो प्रोजेक्शन का था या एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। इन अवर नेक्स्ट वीडियो विच इज अगेन रिलेटेड विद द स्केलर प्रोडक्ट, जहां पर हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन हो गया, लेकिन हाउ टू अप्लाई दिस इन अवर एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई होगा, और एग्जामिनेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 10-12 अच्छे क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, चैनल को देखते रहिए, जिससे कि आपको आपसे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप उस वीडियो को देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि वेदर द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।